हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग घर पर होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस जारी रखे हुए होंगे। मैं आपकी टीचर कम दोस्त अनु घर से आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रीड पर जीत में। फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आज अपन पढ़ने वाले कृषि पद्धतियों के बारे में। ये अपना साइंस लेवल 2 रीट में नया जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, इसकी अपने को अच्छे से जानकारी होनी चाहिए क्योंकि बहुत ही इजी सा टॉपिक है और नया टॉपिक ऐड हुआ है। इसका मतलब इसमें से तो एग्जामिनर एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा ही पूछेगा, दो भी पूछ सकता है क्योंकि इजी सा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए आपको इसकी नॉलेज होनी ही चाहिए। फ्रेंड्स, चलिए अपने 2 नंबर पक्के करते हैं और इस टॉपिक पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते हैं। आइए मेरे साथ शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। देखते हैं आज के वीडियो में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं अपनी कितनी फसलें होती है, कितने प्रकार की होती हैं फसलें, के साथ जो अपनी कृषि पद्धतियां हैं उसमें कितने प्रकार हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा है कि फसल क्या होती है, कितने टाइप की होती हैं। तो मैं आपको बता दूं, आज के वीडियो में अपन पढ़ेंगे कृषि पद्धतियों के बारे में। कृषि पद्धतियों में सारी चीजें आ जाती हैं। कृषि में काम में लिए जाने वाले औजार हैं ये, और इसके अलावा जो पद्धतियां हैं एक फसल को बोने से लेकर काट कर घर पर लाने में, निकालने में और उसको स्टोरेज करके रखने में जो भी प्रोसेस होता है उसके बारे में पूरा अपन पढ़ेंगे। आज अपन खेत पर चलेंगे, फील्ड स्टडी करेंगे और खेत में जाकर खेत की पूरी निराई गुड़ाई कर देंगे और वहां से फसल काट कर ही बोरे भरकर घर पर लेके आएंगे और उनको स्टोर करके साल भर तक अपन बैठकर अनाज खाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से अपन आज खेत पर जाकर किसान वाला काम करने वाले हैं। तो चलिए अपना आज का किसानी वाला काम शुरू कर लेते हैं। पूरा नॉलेज ले लेते हैं अपनी फसल के बारे में कि अपनी फसल है वो कितना समय लगता है, कितना परिश्रम होता है, क्या क्या उसमें कार्य होते हैं, क्या क्या उसकी पद्धतियां हैं और कैसे अपनी फसल है वो घर पर आती है। तो चलिए देखते हैं अपने आज के वीडियो में। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखा है फसल। फ्रेंड्स, नॉर्मली अपने को पता है कि जो मानव है वो क्या है, अपना खाना खुद नहीं बना सकता। वो इसके लिए किस पर डिपेंड है, वो जानवर या फिर जो अपने प्लांट्स हैं उन पर डिपेंड है। क्योंकि एक जो मानव है, मनुष्य है, वो एक ओमनिवोरस है, सर्वाहारी है। तो उसको अपना खाना जो है वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों चीजों से अपना खाना वो प्राप्त करता है। तो फ्रेंड्स, ये खाना बनता कहाँ से है, कैसे बनता है प्लांट्स में। मनुष्य जो है वो अपनी फसल उगाने में क्या क्या कार्य करता है उसके बारे में अपन आज डिटेल से पढ़ लेंगे अपने इस चैप्टर में। तो देखिए, सबसे पहले फसल के बारे में अपन जान लेते हैं कि फसल क्या होती है। तो अपने को पता है किसी एक खुले बड़े सारे क्षेत्र में अपने एक ही किस्म के खूब सारे पौधे लगे होते हैं बड़े पैमाने पर, उनको अपन कहते हैं फसल। जैसे इसकी परिभाषा लिखी है कि एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाना कहलाती है फसल। तो आपने देखा होगा अपने खेतों में क्या है, बड़े बड़े खेत होते हैं, उनमें एक जैसी ही फसल पूरे खेत में उगाई रहती है। तो एक जैसे ही पौधे बड़े पैमाने पर लगाना कहलाती है फसल। अब ये फसल जो है ये अपने वर्षा, अपनी जो ह्यूमिडिटी है, जो आर्द्रता है और तापमान है, उसके आधार पर जो अपनी फसलें हैं वो 3 प्रकारों में डिवाइड हुई हैं। मुख्य तो 2 ही प्रकार हैं, रबी और खरीफ, लेकिन तीसरा प्रकार भी इसका मान लिया जाता है जो है अपना जायद फसल। तो फ्रेंड्स, अपने को इन तीनों की नॉलेज होनी चाहिए। वैसे तो ये इसमें से फसल में से तो शायद ही क्वेश्चन आएगा, अपने मेन तो अपनी पद्धतियां हैं तो पद्धतियों में से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी एक ऊपर ऊपर की अपने को नॉलेज होनी चाहिए कि जो अपनी 3 फसलें हैं वो कौन कौन सी है। तो पहली है अपनी रबी, दूसरी अपनी खरीफ और तीसरी अपनी जायद। अब ये कौन से मौसम में उगती है, तो अपनी जो रबी फसल है वो अपने शीत ऋतु में, मतलब आजकल जो सर्दियों का सीजन चल रहा है, आजकल कौन सी फसल उगी हुई है, आजकल उगी हुई है अपनी रबी फसल। नेक्स्ट है अपनी खरीफ। खरीफ फसल कब उगती है, ये अपनी वर्षा ऋतु में उगती है। नेक्स्ट है अपनी जायद फसल। जायद फसल कब उगेगी, ये तब उगेगी जब अपन पेपर देंगे 25 अप्रैल के आसपास जो अपना टाइम होगा ना, उस टाइम पर अपने जायद फसल उगी रहेगी। तो ऋतु में जो अपनी फसल उगती है वो होती है जायद फसल। ओके, अब इनके कौन कौन सी ये फसलें हैं, इनके कौन कौन से नाम है वो देख लीजिए। अपनी रबी में अपनी जो फसल उगती है वो है अपनी जो आजकल उग रखी है, गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों है, अलसी है। नेक्स्ट है वर्षा ऋतु में अपने उगाई जाती हैं धान, मक्का, मूंगफली, कपास। नेक्स्ट अपना ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है अपने तरबूज, खरबूज, ककड़ी वगैरह, ये अपने ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। इनको लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सी फसल को कैसे याद रखें। आप कोई भी फसल का एक नाम याद रख लीजिए। जैसे आपने अब शीत ऋतु है, सर्दियां चल रही हैं, अभी गेहूं उगा रखे हैं, तो गेहूं के साथ अपन ने खेतों में और क्या क्या उगा रखा है, तो आप एक नाम याद रख लीजिए, रबी, रबी और गेहूं, रबी गेहूं। तो 2-2 शब्द हैं रबी और गेहूं के, तो इसको याद रख लीजिए, ईजी रहेगा। गेहूं याद रह जाएगा तो आपको वैसे भी याद रह जाएगा गेहूं के साथ और क्या क्या उगता है। तो गेहूं के साथ अपन चना उगाते हैं, अपन सरसों उगाते हैं, मटर उगाते हैं, अलसी उगाते हैं, तो आपको याद रह जाएगा। एक गेहूं को याद रख लोगे तो उसके साथ वाली फसलें आपको याद रह जाएंगी। ये है अपनी शीत ऋतु की फसलें। ये शीत ऋतु में क्यों उगाई जाती हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इनको अपने उगने के लिए, अपने वृद्धि के लिए क्या है, अपने कम टेम्परेचर की जरूरत होती है, इसीलिए ये अपने सर्दी में उगाई जाती हैं। नेक्स्ट है अपनी वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में अपने आ जाती हैं धान, मक्का, मूंगफली, कपास। इसमें भी एक फसल याद रख लीजिए, आपको बाकी सारी आसानी से याद रह जाएंगी कि अपन धान कब उगाते हैं, अपन ये वर्षा ऋतु में उगाते हैं। क्यों
उगाते हैं वर्षा ऋतु में ही, क्योंकि फ्रेंड्स ये वे फसलें हैं जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए ये वर्षा ऋतु में ही उगती हैं। ये हो गया अपना खरीफ। नेक्स्ट है अपना ग्रीष्म ऋतु में जायद फसलें। जायद फसलों में अपन ने बता दिया तरबूज, खरबूज, ककड़ी, ऐसी फसलें जिनको अपने पकने में कम समय चाहिए होता है। ये अपने 45 से 60 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं, इसीलिए इनको बीच में उगाया जाता है ग्रीष्म ऋतु में। ओके, तो ये अपनी फसलें थी, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चन पुटअप होंगे अब यहाँ से कृषि पद्धतियों से। नया टॉपिक ऐड हुआ है, कृषि पद्धतियाँ। कितनी पद्धतियाँ हैं, कितने तरीके होते हैं इस प्रोसेस के? तो इस प्रोसेस के 7 चरण होते हैं। 7 चरण होते हैं किसके? कृषि पद्धति के। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाता है अपना टॉपिक। तो देखिए अपनी जो कृषि पद्धति है वो क्या है। तो फ्रेंड्स इसमें 7 चरण आते हैं। अपनी एक फसल को अपन बोते हैं, उससे पहले खेत को कैसे तैयार करते हैं, लास्ट में अपन कटाई वटाई करके कैसे उसको निकाल कर स्टोर करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें अपने 7 चरण पूरे होते हैं। 7 चरणों में अपनी पूरी पद्धतियां कंप्लीट होती हैं। इन चरणों को आपको क्रम याद रखना होगा, क्योंकि सेकंड ग्रेड में एक बार ये पूछा जा चुका है। इनके क्रम के बारे में पूछ लिया था, जो पद्धतियां उनको आगे पीछे मिला दिया गया था करके, और फिर आपसे इसमें क्रम पूछा गया था कि इनका सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो आपको इसमें ये क्रम से लगानी थी। तो आपको ये जो क्रम इसमें लिख रखा है ना, यही क्रम आपको याद रखना है। जैसे सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, उसके बाद में बुआई करना, थर्ड नंबर पर खाद और उर्वरक देना, उसके बाद में सिंचाई करना, फिर खरपतवार से सुरक्षा करना, फिर कटाई करना और लास्ट में भंडारण करना। ये आपको इतना पूरा क्रम से याद रहना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये क्रम, फिर से रिपीट हो सकता है, पूछ सकते हैं, तो ये आपको याद रखना होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अपन इस पूरे क्रम को, जितने भी इसके चरण हैं, इनको पूरा अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन से चरण में क्या क्या अपन यूज़ करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको थोड़ा कृषि औजारों का नॉलेज होना चाहिए कि कृषि औजार क्या क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी पूछा जा सकता है। ये तो कुछ कृषि औजार हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हैं। इसके अलावा बहुत सारे कृषि औजार हैं जो आगे अपन इनकी डिटेल पढ़ेंगे, उनमें आएंगे। जैसे पहला फ्रेंड्स अपने हल है। हल आप सबको पता ही होगा, हल किस काम आता है? ये खेत जोतने के काम आता है। हल कैसा होता है? एक तो लकड़ी का भी होता है, एक लोहे का भी होता है। पहले लकड़ी के हल चला करते थे, अब लोहे के चलते हैं। हल को कौन ढोता है? तो ऊंट और बैल ढोते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है अपना कुदाली। कुदाली किस काम आती है? कुदाली मट्टी खोदने के काम आती है। इससे खरपतवार निकाले जाते हैं, अपने खेत के जो भी हैं अनवांटेड प्लांट्स, उनको रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट अपना कल्टीवेटर। आजकल जो है मॉडर्न जमाना है, तो आजकल मॉडर्न जमाने में कल्टीवेटर्स यूज हो रहे हैं। ये क्या करते हैं? खेत की मिट्टी पलटने के काम आते हैं। पहले जो हल वगैरह कर लेते थे, वो आजकल कौन करते हैं? वो कल्टीवेटर करते हैं, क्योंकि नया जमाना है तो नई पद्धतियां शुरू हो गई हैं, नए औजार आ गए हैं। तो ये है अपना कल्टीवेटर। ये तो कुछ औजार हैं जो अपन ने देखे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे औजार हैं जो अपन इनकी जब डिटेल स्टडी करेंगे तो अपने सामने आएंगे। तो चलिए अब इनकी अपन एक एक जो पॉइंट है उसको डिटेल से पढ़ लेते हैं। जिसमें अपने सामने है पहला कि मिट्टी तैयार करना। एक खेत है, उसको अपन को अपने बुआई करनी है, तो उससे पहले अपन उसमें क्या क्या करेंगे, उसकी मिट्टी कैसे तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स अपने को पता है कि मिट्टी कैसे तैयार होती है। सबसे पहले तो अपन उस जगह पर जाएंगे। चलिए खेत में चलते हैं। खेत में गए, अपन ने सोचा कि हाँ ये खेत है, इसको अपन तैयार करेंगे, इसमें अपन इस बार फसल उगाएंगे। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले अपन क्या करेंगे? वो खेत जो है उसकी मिट्टी को क्या करेंगे? पोली करेंगे। पोली कैसे करेंगे? कि उसको थोथा करेंगे उस मिट्टी को, तो उस मिट्टी को पलटवाएंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड्स? इससे ये होगा कि जो अपना खेत है उसकी जो मिट्टी है वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, और फसल है जिसको अपन बुआई करेंगे उसकी जो है जड़ें वो एकदम गहराई तक जा पाएंगी, और जो जल है, जो अपना सोइल वाटर है, उसको आसानी से कैच कर पाएंगी। एक तो ये इससे फायदा होगा। दूसरा, इससे जो अपनी मिट्टी है उसमें ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है, आर्द्रता की मात्रा बढ़ती है। वो कैसे बढ़ेगी? तो फ्रेंड्स अपने को पता है कि जो भी अपने जैव निम्नकारी पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी सोइल में अपघटित हो जाते हैं। तो वो अपघटित होकर क्या करते हैं? वो ह्यूमस प्रोवाइड करवाते हैं। जो मिट्टी होती है उसको आर्द्रता प्रोवाइड कराते हैं, और जो अपनी भूमि है उसको क्या करते हैं? उपजाऊ बनाते हैं। तो जब मिट्टी को अपन पलटेंगे तो जो अपनी मिट्टी में जो ऊपर ह्यूमस थी, जो अपघटन से प्राप्त हुई थी, अपने जीव जंतुओं के अपघटन से प्राप्त हुई थी, वो क्या होगी? वो मिट्टी में अच्छी तरीके से मिल जाएगी नीचे तक, और अपनी जो मृदा है वो क्या हो जाएगी? वो उपजाऊ हो जाएगी। 2 इसके फायदे हो गए। तीसरा इसका फायदा क्या हुआ कि जो अपने को पता है केचुए वगैरह क्या होते हैं? ये किसान के मित्र होते हैं। तो जब अपन मिट्टी को पलटेंगे तो जब जमीन पोली होगी तो उनको श्वसन लेने में आसानी होगी, मतलब सांस लेने में आसानी होगी। ये भी इसका फायदा है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो पौधे हैं वो अधिक गहराई तक उनकी जड़ें जा पाएंगी, और जो कैपिलरी वाटर है उनको कैच कर पाएंगी। फ्रेंड्स ये कुछ फायदे हैं जो अपन मिट्टी पोली करते हैं तो अपने को खेत में मिलते हैं। तो अपने को बुआई करने से पहले क्या करना पड़ता है? अपने को खेत की जुताई करनी पड़ती है, उसको पोला करना पड़ता है उस मिट्टी को, ताकि क्या है, अपनी जो फसल है वो अच्छी उत्पादन हो। अब फ्रेंड्स इसको भी ऐसे ही नहीं कर सकते
सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अपन खेत पर गए और अपनी जो मिट्टी है वो एकदम सख्त है, तो क्या वो आराम से अपनी पोली हो जाएगी? नहीं होगी फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी जल की मात्रा नहीं है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ऐसी सख्त भूमि में पहले अपने को सिंचाई करनी पड़ेगी, या फिर ये बारिश होने के बाद में अपने को उसमें जुताई करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मतलब ऐसा नहीं है और अपनी मिट्टी अगर सही है, तो अपन उसको सीधे तरीके से जाकर अपन उसमें क्या कर सकते हैं, जुताई कर सकते हैं। अब मिट्टी अपन ने पलट ली, मिट्टी को अपन ने पलट लिया, मिट्टी तैयार है। अगर आपको उसमें पहले से ही कुछ अगर उर्वरक वगैरह डालने हैं, आप जब जुताई कर रहे हो उसके साथ में ही, तो आप वो भी डाल सकते हो। अदरवाइज आपको सिर्फ जुताई कर देनी है। आपके जो खेत है उसकी मिट्टी पोलो है, ये आपका पहला जो चरण था वो कंप्लीट होता है। इतने में आपका पहला चरण कंप्लीट होता है। अब मिट्टी को पोलो करने में अपन कौन कौन से औजार काम में लेते हैं, तो मिट्टी को पोलो करने में अपन हल का यूज करते हैं। हल को अपन चलाते हैं। हल कैसा होता है, मैंने आपको बताया था ना, हल कैसा होगा, एक ऐसा कुछ वो होता है, ये आगे से तिकोना होता है, यहाँ पर एक डंडी होती है। ये दोनों डंडियों में क्या है, अपने बैल आ जाते हैं। इन दोनों डंडियों में बैल या ऊंट जो भी होते हैं वो आ जाते हैं, और नीचे आगे ये हल्का जो है वो निशान होता है। अब फ्रेंड्स, इसको मैंने इसलिए यहाँ पर बताया, मुझे पता है डायग्राम बहुत गंदा है, लेकिन डायग्राम से मतलब मत रखिए, जो मैं आपको बता रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। अब इसमें अपने को याद रखना है, मैंने इसका डायग्राम यहाँ पर क्यों बनाया है, मुझे शौक तो है नहीं डायग्राम बनाने का, मैंने यहाँ पर आपको कुछ समझाने के लिए बनाया है कि ये इसमें जो अपने हल है इसमें कौन कौन से भाग होते हैं। क्योंकि कृषि औजार बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा, इसीलिए आपको एक एक औजार का एक एक भाग पता होना चाहिए कि कौन से औजार में कौन से भाग होते हैं। तो ये अपना हल है। हल में अब कौन कौन से भाग हैं आपको दिख रहा होगा। एक तो ये लंबी सी लकड़ी की डंडी दिख रही होगी, इसको कहते हैं अपन हल शैफ्ट, शैफ्ट कहते हैं लंबी सी लकड़ी को। इसके आगे ये आपको नुकीला सा भाग दिख रहा होगा, जो लोहे का बना होता है, पहले लकड़ी का बना होता था, अब लोहे का बना होता है। इसको अपन कहते हैं हल्का फोल, फोल कहते हैं ना इसको अपन, तो इसको कहते हैं हल्का फाल या फिर फोल। ओके, ये अपने मिट्टी में अंदर घुसता है और मिट्टी को क्या करता है, खोदता है या जुताई करता है मिट्टी में। तो ये अपने हो गए। इसके बाद में ये लकड़ी होती है, ये जो बैल होते हैं या जो भी पशु है उसके कंधों पर रखी जाती है। कि ये था अपना हल का पूरा डायग्राम। तो हल में क्या होता है, एक तो हल शेफ्ट होता है, एक आगे उसके फोल होता है, तिकोना होता है जो लोहे का होता है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। पूछ सकते हैं कि हल का फोल शेफ्ट किसको कहते हैं और फोल किसको कहते हैं हल में, तो ये आपको याद रहना चाहिए, इसीलिए आपको बता दिया। ये हो गया अपना प्रथम चरण। अब सेकंड अपना चरण देख लेते हैं। सेकंड चरण है अपना बुआई। मिट्टी में अपन ने अब मिट्टी को तैयार कर लिया खेत की, अब अपन उसमें करेंगे बुआई। बताओ क्या बोओगे, बताओ मुझे कौन सी चीज बोनी है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, सर्दियां चल रही तो अपन गेहूं ही उगा लेते हैं, ताकि साल भर उसका आटा खाएंगे बैठ के आराम से। तो चलिए अपन ने उसमें बुआई करनी है गेहूं की, तो गेहूं की बुआई करेंगे। तो अब अपन उसमें क्या करेंगे, किसको बुलाएंगे कि उसकी बुआई कर दे पूरे खेत में, हाथ से तो अपन कर नहीं सकते। तो फिर सब अपने को यहाँ पर जरूरत पड़ेगी मशीनों की। तो यहाँ पर अपन बुलाते हैं किसी ट्रैक्टर वाले को, जो अपने क्या कर देगा, खेत में अपनी बुआई कर देगा अपने गेहूं की। तो यहाँ पर अपन ने बुला लिया किसी ट्रैक्टर वाले को। ट्रैक्टर वाला अपनी गाड़ी में क्या जोड़ के लाया, वो लेके आया है सीड ड्रिल मशीन। क्या लेके आया है, सीड ड्रिल मशीन। सीड ड्रिल मशीन आपने सबने देखी होगी घर में, जब भी ट्रैक्टर वाला आता है आपने देखा होगा कि एक ऐसे पीछे लगा आता है, उसमें ऐसे कुछ पीछे गोल गोल ऐसे चक्रे से आते हैं, गोल गोल क्या आते हैं, चक्रे से आते हैं। वो आगे आगे क्या करता है, आगे उसके ये ट्रैक्टर होता है यहाँ पर। तो फिर क्या करता है, इसमें वो क्या करता है, अपना जो दाना होता है, वो अनाज होता है, वो भर लेता है। ये जो है उसके नीचे जो ड्रिल्स लगी होती हैं, ये क्या करती हैं, यहाँ से दाना एक एक करके उसमें नीचे गिरता रहता है, और क्या है, अपना खेत है वो पूरा बुआई होती रहती है। ये है अपने सीड ड्रिल मशीन। तो आपने सबने देखी होगी, जब भी आपने खेत में बुआई करवाई होगी। तो ठीक है, ये अपना आगे अपन ने इसको कहाँ भेज दिया, अपने खेत पर भेज दिया कि जा भैया हमारे खेत में तू बुआई कर दे। तो ये अपने अनाज ले गया और खेत में बुआई करने लग गया। फ्रेंड्स, इसमें भी एक ध्यान रखा जाता है कि जो बुआई करते हैं उसमें एक तो अपने पौधे से पौधे की जो दूरी होती है ना, वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा होगी तो बेफालतू में लैंड जो है अपना खेत है उसकी जगह वेस्ट होगी और वहां पर खरपतवार उगेंगे। और एक अपने हद से ज्यादा कम भी नहीं हो, वरना जो अपनी फसल है वो आसानी से फल फूल नहीं पाएगी। तो उनके बीच की जो दूरी है ना, वो उसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा ये जरूरी है कि जो अपना बीज है ना, जो अपन बो रहे हैं, वो अधिक गहराई में नहीं जाना चाहिए मिट्टी में, क्योंकि अधिक गहराई में चला गया तो वो अंकुरन नहीं कर पाएगा और नीचे ही मिट्टी में ही दबकर रह जाएगा, उसका अपघटन हो जाएगा। तो एक तो वो ज्यादा गहराई में ना जाए, दूसरा उसमें ज्यादा स्पेस ना हो। ये दो चीजों का ध्यान रखा जाता है। उसी के आधार पर जो अपना जो सीड ड्रिल मशीन है वो अपनी बुआई करती है। चलिए, अपने जो दाने
हैं वो पूरे खेत में अपन ने लगवा दिए, बुआ दिए। अब अपन क्या करेंगे, अपना खेत बो गया है और अपनी फसलें भी क्या है, उगाई है। अपन ने देखा भाई हाँ फसल तो है वो अच्छी उगी है, तो फिर अपन क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स अपन उनको और ज्यादा अच्छा पोषण वगैरह देंगे ताकि जो अपनी फसल है वो स्वस्थ रहे और अच्छा उत्पादन करे। तो फ्रेंड्स अपन उसमें करेंगे फिर बाद में खाद एवं उर्वरक उसको देंगे। किसको, फसल को देंगे, खाद और उर्वरक देंगे। ये कैसे देंगे फ्रेंड्स, खाद और उर्वरक, मैंने यहाँ पर लिखा खाद और उर्वरक। पहले तो मुझे ये बताइए खाद और उर्वरक में कोई फर्क है क्या? हाँ फ्रेंड्स, खाद और उर्वरक में फर्क है। जो खाद होती है वो तो नेचुरल होती है, जो ये तो होती है वो नेचुरल होती है, और जो उर्वरक होती है वो केमिकल से बनी हुई होती है। मतलब अपने जो यूरिया वगैरह आती है जो अपन व्हाइट कलर वाली वो दाने दाने वो अपन खेत में छिड़कते हैं, वो तो होती है उर्वरक जो केमिकल्स की बनी होती है। और जो खाद होती है वो अपने जो गोबर की जो अपन कुल्डियाँ लगाते हैं ना, कुल्डियों में जो खाद होती है गोबर की, जो जो अपने जानवर होते हैं उनका जो अपशिष्ट होता है या जो पेड़ पौधे होते हैं उनके जो पार्ट्स होते हैं उनका अपघटन से जो बनी होती है वो होती है खाद, जो कि नेचुरल होती है। जो उर्वरक होती है वो रसायनों से बनी होती है। ओके, तो वैसे तो खाद देना ही बेस्ट होता है, भले ही आपका उत्पादन कम हो, लेकिन खाद जो है वो बेस्ट होती है क्योंकि ये हानिकारक नहीं होती है। लेकिन उर्वरक जो है वो रिजल्ट्स अच्छे देती है, वो उत्पादन अच्छा देती है, तुरंत देती है, लेकिन उसको खाना हानिकारक होता है। उर्वरक से बनी हुई फसल को खाना हानिकारक होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। तो बेस्ट तो है खाद ही देना, लेकिन आजकल जो किसान है वो क्या करते हैं, अपने फायदे के लिए, अपने मुनाफे के लिए क्या करते हैं, उर्वरकों का यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फसल हो और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी आमदनी हो। इसीलिए सब उर्वरक डालने लग गए हैं, जो गलत है क्योंकि ये जो अपनी सोइल की फर्टिलिटी है ना, जो उपजाऊपन है मिट्टी का, उसको भी क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं और उसको बंजर बनाते हैं। तो इनका यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी चलो कर रहे हैं तो अपन ने भी, जैसे लोग कर रहे हैं, अपन ने भी उनका यूज़ कर लिया। अपन ने खाद डाली है, अपन ने उर्वरक नहीं डाली है, अपन ये मान लेते हैं। तो अपनी फसल है वो अच्छी से उग रही है, तो अपन ने क्या देखा है कि हाँ मतलब अब इसमें खाद और उर्वरक दे देते हैं तो ये और भी अच्छे से और स्वस्थ फसल अपनी उगेगी। तो अपन ने उसमें दे दिया खाद और उर्वरक, जो भी अपने को देना था अपन ने दे दिया। अब ये दे दिया, अब अपन ने उसके ऊपर से पोषण तो दे दिया, लेकिन जब तक उसकी सिंचाई नहीं करेंगे तब तक वो पोषण, अब जो पौधा है वो अपने अंदर लेगा कैसे? क्योंकि पौधे अपना जितना भी पोषण होते हैं वो किससे लेते हैं, जल द्वारा लेते हैं। अपना सारा जो उनका पोषण है वो उनको जब जल मिलेगा तभी तो वो अपना सारे फंक्शंस कर पाएंगे। तो अपन ने अगर सिर्फ सूखी खाद छिड़क कर छोड़ दिया है तो उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा उनके रिएक्शन से जो अपनी फसल है वो जल जाएगी अगर अपन उसका सिंचाई नहीं करेंगे। खाद देने के बाद में खेत को सिंचाई करना बेहद जरूरी है, इसीलिए अपन ने अगर खाद दी है तो खाद देने के बाद में अपने को करनी पड़ेगी उसकी सिंचाई। पूरे खेत में सिंचाई करेंगे। चलो भाई आ जाओ सब, लाइन उठाओ, लाइन पलटेंगे। चलिए चलिए सब उठा लो भाई, हाँ लड़के जितने भी है वो भी उठा लो, लड़कियां हैं वो भी उठा लो, सारी लाइन पलटेंगे। अब अपने गेहूं की फसल है, सर्दियों का टाइम है, पानी तो मांगेगी ना। हाँ तो चलिए अब अपन खेत में चलते हैं अपने लाइन पलटने के लिए। अब अपन उनमें देंगे पानी, सारे अपना जो खेत है उसमें अपन लाइन बिछा देंगे और अपन करेंगे सिंचाई। अभी सिंचाई जो है ये भी फ्रेंड्स कई तरीकों से होती है। पहले पुराने जो पारंपरिक तरीका था वो अलग तरीका था, आजकल का जो मॉडर्न जमाना है वो अलग है। पहले कैसे होती थी, तो फ्रेंड्स पहले तो ढेकली से, कुओं से, बैलों से, इनके द्वारा होती थी, नहरों से। और आजकल तो चल रहा है ड्रिप सिस्टम, तो ड्रिप सिस्टम प्रणाली से आजकल सिंचाई हो रही है। इसके अलावा जो फव्वारे हैं उनसे हो रही है। लेकिन पहले की जो पारंपरिक पद्धतियों की अगर अपन बात करें तो उनमें कैसे सिंचाई होती थी, अच्छे से दिख रहा है ना। हाँ तो चलिए अब सुनिए आगे का। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको बताया कि पहले पारंपरिक तरीके हुआ करते थे अपनी सिंचाई के, लेकिन आजकल नया ज़माना है। तो पारंपरिक तरीके कौन से हुआ करते थे फ्रेंड्स? पारंपरिक तरीकों में अगर अपन बात करें तो चड़स हुआ करती थी, ढेकली हुआ करती थी, मॉट हुआ करती थी, इसके अलावा अपना रहट हुआ करती थी और चैन पंप हुआ करती थी। ये 5 पद्धतियाँ थी। कौन कौन सी? चड़स, मोट, ढेकली, रहट और चैन पंप। फ्रेंड्स इनको याद रखना जरूरी है, मैं आपको इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि पारंपरिक तरीके पूछ लेंगे तो आपको याद रखना जरूरी है कि उसमें कौन से तरीके थे। चड़स, मोट, ढेकली, चैन पंप और रहट, ये आपको 5 तरीके याद रखने होंगे। ये फ्रेंड्स कौन कौन से थे? तो आपने देखा होगा पहले की फिल्मों में भी दिखाते थे ऐसा, कि पहले क्या करते थे कि कोई बैल को ऐसे बांध देते थे, वो गोल गोल घूमता रहता था अपने कुएं के बाहर और एक तरफ से पानी निकलता रहता था, और उस पानी को क्या करें, खेत में नालियां सी बना दी जाती थी, उन नालियों में वो डालते रहते थे, उससे वो क्या है पूरा लाइन से वो पानी जाता था और उसकी सिंचाई हो जाती थी। दूसरा तरीका था एक ढेकली का था, उनमें क्या करते थे, एक बड़ा सा पात्र लगा देते थे, वहां से वो पानी को निकालते थे और फिर खेतों में उनको नालियों के द्वारा भेजा जाता था। इसी प्रकार से चैन पंप था, चड़स था, उनमें भी क्या होता था कि अपने जो खेत है उनमें बड़ी बड़ी नालियां हैं वो छोड़ दी जाती थी, और जैसे ही मतलब पानी नदी का, नहर का, नालों का जो भी आता था उनको उन नालियों में निकाल दिया जाता था, तो वो सारे खेत में वो फैल जाता था वो पानी। ये तो थे कुछ पारंपरिक तरीके जो अपने को पता होने चाहिए कि ये थे। अब अपने को
अब अपन आधुनिक ज़माने में है, तो अब अपने को आज के ज़माने की भी नॉलेज होनी चाहिए कि आजकल कौन कौन से तरीके यूज़ किए जा रहे हैं सिंचाई में। तो फ्रेंड्स, आजकल की जो सिंचाई है वो हो गई है मॉडर्न। उसमें कौन कौन से कार्य हैं, एक तो अपना फव्वारा आ गया है, दूसरा अपना आ गया है ड्रिल सिस्टम। फव्वारा क्या है, अपन ने अभी तो लाइन पलटी थी, तो फव्वारे के लिए ही तो लाइन पलटी थी कि अपन ने क्या किया था, खेतों में बड़ी बड़ी मोटी मोटी पाइपें बिछा दी थी और उनके दोनों किनारों पर फव्वारे लगा दिए थे। फव्वारा क्या करता है, स्प्रिंकल जिसको अपन कहते हैं, स्प्रिंकल सिस्टम, वो क्या करता है, पानी के साथ में मोटर चलती है तो वो उसको पानी में पूरा धीरे धीरे करके पूरे खेत में क्या करता है, पानी को फैला देता है। जब एक स्पेसिफिक एरिया कवर हो जाता है तो अपन वहां से उठाकर उसको दूसरी तरफ रख देते हैं, लाइन पलट देते हैं, मतलब थोड़ी और दूसरी जगह रख देते हैं और फिर वहां पर सिंचाई हो जाती है। ये तो था अपने फसलों के लिए। दूसरा था अपना सिंचाई का कि ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम क्या होता है, ड्रिप सिस्टम फलदार जो पौधे होते हैं ना, जो बागवानी होती है, उनमें यूज किया जाता है ज्यादातर, क्योंकि ये क्या करता है, ये बूंद बूंद अपने सिंचाई करता है। बूंद बूंद सिंचाई से क्या होता है कि जो अपना पानी है वो ज्यादा वेस्ट नहीं होता है, इसके साथ ही जो है अपने फसल जो है, अपने जो फलदार पौधे होते हैं उनको सही अमाउंट में पानी मिलता रहता है, ना तो ज्यादा वेस्ट होता है ना वो सूखे रहते हैं, उनको बूंद बूंद सिंचाई उनकी होती रहती है। ये था अपना ड्रिप सिस्टम। पूरा जो खेत होता है उसमें वो नालियां बिछा दी जाती हैं, जितनी दूरी पर पेड़ होते हैं उस अनुसार उनमें ड्रिप्स निकाले जाते हैं और उस अनुसार जो उनकी पौधों की जो जड़ें होती हैं उनमें वो बूंद बूंद करके सिंचाई होती रहती है। ये था अपना ड्रिप सिस्टम। तो फ्रेंड्स, ये अपन ने देखे अपने सिंचाई के तरीके, पारंपरिक तरीके और मॉडर्न तरीके, दोनों मैंने आपको बताए हैं। तो चलिए, अपन ने क्या किया, अपन ने अपनी मिट्टी को पोली कर लिया था, उसके बाद में अपन ने उसमें बुआई कर दी थी, अपन ने गेहूं बा दिए थे, उसके बाद उसमें अपन ने खाद भी दी थी, उर्वरक भी दी थी, उसके बाद में अपन ने सिंचाई कर दी थी। सिंचाई करने के बाद में अब क्या होगा, अब देखिए, अब अपन ने उसमें पानी दिया है, तो पानी दिया है, खाद दिया है, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि सिर्फ फसल ही राजा बन के खड़ी रहेगी। फसल के साथ में और भी जो उकुराफाती लोग हैं वो भी अपनी गर्दन उठाएंगे। वो क्या करेंगे, वो भी बाहर निकलने की कोशिश करेंगे जमीन से कि भाई अरे हमारे अंदर भी तो खाद मिली है, हमें भी तो पानी मिला है। तो वो क्या करेंगे, वो भी अपनी जगह और अपना स्पेस मांगेंगे, निकलकर बीच में जो फसल है उसके बराबर में खड़े हो जाएंगे। उनकी अपने को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक तो जो अपनी सोइल है उसकी ह्यूमिडिटी है उसको ख़त्म करते हैं। ज़बरदस्ती अपने को चाहिए फसल, और वो ज़बरदस्ती वीड्स जो होते हैं, जो अपने को अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, वो उग जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो अपनी फसल है उसके साथ कंपटीशन करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, फसल को दी हुई खाद और पानी, जो स्पेस होती है, जगह होती है, उनके लिए उनके साथ क्या करते हैं, फाइट करते हैं। उनके लिए क्या करते हैं, वो कंपटीशन करते हैं, मतलब प्रतिस्पर्धा करते हैं फसल के साथ में, अपनी जगह के लिए, अपने पानी के लिए, अपने पोषण के लिए वो फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। इससे क्या होता है, जो फसल की क्वालिटी होती है वो कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये अपने को नहीं चाहिए, क्योंकि अपने को तो अच्छे वाले गेहूं खाने हैं अपने को। तो अपन क्या करेंगे, उनका क्या कर देंगे, उनका खत्म कर देंगे, उनको जड़ से खत्म कर देंगे, उनको खेत से निकाल देंगे। कैसे करेंगे, अपन उससे खरपतवारों से उनकी सुरक्षा करेंगे। कैसे करेंगे, या तो उनको हाथ से उखाड़ेंगे। अपन देखा होगा अपने गाँव में सब जो लेडीज होती हैं वो जाती हैं अपने खुरपे से घास खोद के लाती हैं। वो घास क्या है, वो अनवांटेड प्लांट्स ही तो हैं जो फसल में ज़बरदस्ती उग जाते हैं, जिनकी अपने को ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वो ज़रूरतमंद है किसके लिए, अपने जो जानवर होते हैं उनके लिए, क्योंकि वो उनका खाने का सोर्स है, वो उनका भोजन है। तो वो वहाँ से रिमूव किए जाते हैं अपनी फसल में से, और वो अपने जो जानवर है उनको खिलाए जाते हैं। इससे उनका भी पेट भरता है और अपनी जो फसल है वो भी अच्छी हो जाती है। तो अपन ने क्या कर दिया, खरपतवार निकाल दिए। इसके लिए फ्रेंड्स, बाजार है उसमें दवाइयाँ भी मिलती हैं, लेकिन वो हानिकारक होती है, उनका यूज़ नहीं करना चाहिए। उससे फसल को भी नुकसान हो सकता है और खेत की मिट्टी को भी नुकसान हो सकता है। जहाँ तक संभव हो अपने खेत में अपने हाथों से ही क्या करना चाहिए, जो खरपतवार है उनको निकालना चाहिए। उसके लिए अपने पास कुदाली भी होती है, खुरपी भी होती है, खुरपा भी होता है, जिससे अपन क्या करते हैं, वो जो अपने अनवांटेड जो प्लांट्स हैं उनको अपन निकाल देते हैं। ओके, ठीक है, अपन ने अपने खेत में से प्लांट्स भी निकाल दिए। अब क्या करेंगे, अपनी फसल पककर तैयार है, तो अब अपन क्या करेंगे, अपनी जो फसल है उसकी करेंगे कटाई। देखें तो ओहो, लाइट चली गई। देखिए, आपकी किस्मत में है ही नहीं लाइट का होना, कोई नहीं। चलिए, मैं कह रही हूँ, आप लोग सुन लीजिए। देखिए, अब अपनी फसल है वो एकदम तैयार हो गई है पककर। अब अपन करेंगे उसकी कटाई। कटाई करेंगे तो फिर अपने को क्या चाहिएगा, अब अपने को चाहिएगा यहाँ पर दतिया, दाती जिसको कहते हैं ना, जिसके आगे मतलब ऐसे वो अपने शेप में आती है, क्वेश्चन मार्क में, इसमें छोटे छोटे वो ऐसे ऐसे वो आते हैं, आगे कांटे से आते हैं, नीचे हत्था आता है अपनी लकड़ी का जो भी है, और यहाँ से क्या होती है, अपनी फसल कटती है। इसको अपन कहते हैं दतिया या दाती। ये लोहे की बनी होती है, नीचे यहाँ पर डंडा होता है, वो हत्था होता है, वो लकड़ी का बना होता है। ओके, अब अपने को करनी है कटाई। कटाई में यूज होगी अपनी दतिया या दाती। ओके,
तो अपन गए खेत में, चलो भाई लग जाओ सारे, कटाई करनी पड़ेगी, इतना बड़ा खेत है, ऐसे कैसे कटेगा। तो चलिए शुरू हो जाइए, सब अपनी अपनी दतिया है वो लेके आ जाइए। अपन काटेंगे अपने गेहूं की फसल, अपने जो अपन ने इतनी मेहनत से उसको उगाया है, सींचा है, इतना उसको खरपतवार से बचाया है, तो अब उसको काट कर घर पर लाने का टाइम आ गया है। तो चलिए अपने खेतों में चलते हैं और अपने उसकी कटाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स उसकी फटाफट अपन ने क्या कर ली, कटाई कर ली, उसको काट लिया। अब काटने का भी फ्रेंड्स, क्योंकि खेत बहुत बड़े होते हैं तो हाथों से कटाई करना मुमकिन नहीं होता है, उसमें टाइम भी बहुत लगता है और मेहनत भी बहुत लगती है। तो ये तो अब मुमकिन होगा नहीं कि इतने बड़े खेतों में जाकर अपन अकेले कटाई कर लें। तो अपने को इसके लिए भी सुविधा दी गई है। अपना जो है मॉडर्न टाइम है, तो अपने को खेतों में जाके दतिये से काटने की जरूरत नहीं है। अपने को बहुत सारी सुविधाएं मिल गई है अपने इस जमाने में। तो मशीन कौन सी होती है जो अपनी फसल काटती है, उसको अपन कहते हैं हार्वेस्टिंग मशीन। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसको हार्वेस्टिंग मशीन कहते हैं, जो क्या करती है अपनी फसल को खेत से काटती है, वो होगी अपनी हार्वेस्टिंग मशीन। अपन ने अपने खेत में हार्वेस्टिंग मशीन जो है उसको खड़ा कर दिया, उसने फटाफट मिनटों में क्या कर दिया, अपने पूरे खेत की फसल को काट दिया और उसके गिट्टे भी बना के साइड में रख दिए हैं। अब अपने को ज़रूरत है एक ऐसी मशीन की जो क्या करेगी, उस जो अपने जो चारा है, चारे से जो अपना दाना है उसको अलग करे, जो चारे से अपना जो अनाज है, दाना है, उसको अलग करे। अब अपने को ऐसी मशीन की ज़रूरत है, क्योंकि अपन हाथों से तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। आजकल अपन इतने आलसी हो रखे हैं और अपने को हर चीज़ के लिए अपन मशीन पर डिपेंड है। तो अब ये काम भी अपन हाथ से थोड़ी करेंगे, इसके लिए भी अपने को मशीन चाहिए। तो इसके लिए अब अपन मशीन लेके आएंगे, थ्रेसिंग मशीन। कौन सी मशीन लाएंगे, थ्रेसिंग मशीन लाएंगे। ये क्या करेगी, ये चारे से जो अपना दाना है उसको अलग कर देगी, जो चारा है उससे अपना दाना है उसको अलग कर देगी। चारा एक तरफ हो जाएगा और जो अपना दाना है वो एक तरफ हो जाएगा। देखा होगा आप लोगों ने भी कई बार अनाज निकलवाया होगा, तो वो मशीन आती है, वो कौन सी मशीन आती है, वो थ्रेसिंग मशीन आती है, जो अपने चारे से अपने दाने को अलग करती है। एक तरफ दाना उड़ जाता है, एक तरफ चारा उड़ जाता है। ओके, तो चलिए अपन ने यहाँ पर कटाई भी कर ली, अपन ने अपना अनाज और चारा है वो अलग अलग कर लिया। तो अब क्या करेंगे, अब अपनी जो मेहनत की जो फसल है उसको क्या करेंगे, घर पर लेकर आएंगे और उसका भंडारण करेंगे, उसका स्टोरेज करेंगे, उसको बैठकर पूरी साल आराम से खाएंगे। तो उसमें अपन को क्या करना है, उसमें भी अपने को सावधानी रखनी है, क्योंकि जो भंडारण है वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें जो छोटे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं ना, अपने इल्ली कीड़े, ये सारे क्या होते हैं, ये समय के साथ आर्द्रता के साथ क्या होते हैं, उनमें अपने अनाज में लग जाते हैं। अगर अपना अनाज में जरा भी अपनी ह्यूमिडिटी है या आर्द्रता है और उसको अपन ने बिना सुखाए ही उनको सीधा अपन ने स्टोर कर दिया, तो वो क्या होता है, उसमें कुछ समय बाद में खपरियापन जिसको कहते हैं, खपरिया, फिर इल्ली, ये सारी चीज़ें लग जाती हैं और फिर अपना अनाज जो है वो खराब हो जाता है, वो खाने लायक नहीं बचता है। तो अपने को उनसे भी अपने को क्या करनी है, सुरक्षा करनी है अपने अनाज की। तो अपन क्या करेंगे, फिर अपन उसका भंडारण करेंगे कि अपना जो अनाज है ना, उस पहले ही एक जगह भंडारित करने से पहले उसको अच्छी तरह से धूप में सुखाएंगे, उसको फैला देंगे, धूप में सुखाएंगे, 2-3 दिन उसको अच्छे से धूप लगाएंगे, ताकि उसमें जो नमी है ना, जो अनाज है, सूखे दाने हैं, उनमें जो नमी है वो सारी उड़ जाए, वेपराइज हो जाए। उसके बाद में उस जो अनाज है उसको अपन सेव करेंगे। इसमें अपन क्या देते हैं, आपने देखा होगा घर में नीम की पत्तियां भी दबाते हैं, इसके साथ ही वो अपनी गोलियां आती हैं, किसकी, सल्फास की गोलियां आती हैं, उनको भी अनाज में दबाया जाता है। उनसे क्या होता है, तो फ्रेंड्स उनसे क्या है, कीड़ा नहीं लगता है अनाज में। देसी तरीका है, नीम की पत्तियां दबा दो, माचिस की तिलियां डाल दो, और जो अपने केमिकल तरीका, रासायनिक तरीका है, वो अपने सल्फास की गोलियां डाल दो उसमें। तो इससे क्या होता है, अपना जो फसल है वो बच जाती है और लंबे समय तक भंडारित रहती है। उसको जब तक आपको मन आए तब तक आप उसको आराम से यूज कर सकते हो, आराम से उसको स्टोर कर सकते हो। तो चलिए देखिए, अपना पूरा प्रोसेस जो है, सारी जो अपने चरण है वो कंप्लीट हो गए हैं। अपने चरण कौन से थे, पहला था मिट्टी को तैयार करना, अपन ने तैयार किया, फिर अपन ने उसकी बुआई करी, फिर अपन ने उसमें खाद और उर्वरक डाले, उसके बाद में अपन ने उसकी सिंचाई करी, फिर अपन ने उसको खरपतवार से उसकी सुरक्षा करी है, उसके बाद में अपन ने उसको कटवाया है और अब अपन ने उसको भंडारित कर दिया है। तो भाई अब आराम से पूरी साल बैठकर खाएंगे। 1 साल का अनाज अपन ने पूरा स्टोर कर लिया है, अब कोई चिंता नहीं है 1 साल तक। अगले सीजन में फिर से अपन यही सारे काम करेंगे और फिर से अपने घर में अनाज के भंडार है वो भर लेंगे। तो फ्रेंड्स मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से सारा समझ में आ गया होगा कि कैसे अपन जो एक फसल है उसको पूरा बुआई से लेके कटाई तक और भंडारण तक कैसे उसको अपन घर में लाते हैं। तो अगर अच्छे से समझ में आ गया तो इस बार खेत में जाना और अपने मम्मी पापा को मना कर देना और खुद एक खेत को बाकर देखना कि कितना मुश्किल होता है एक खेत में से फसल को घर पर लाना। ऐसे बातों बातों में 10 मिनट में पढ़ने से नहीं हो जाता है कि घर में फसल आ गई, बहुत मेहनत लगती है।
है इस चीज में, काफी टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है, लेकिन कोई नहीं, अपने तो 1 साल की तो स्टोरेज है ही ना, 1 साल तक आराम से खाते हैं, बाद में देखेंगे जब नेक्स्ट सीजन आएगा तब। तो चलिए अपना जो वीडियो है वो भी यहाँ पर खत्म होता है, ये अपना टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। देखिए बातों बातों में अपन ने सोल्व कर लिया ना, कितना ईजी सा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था, बिल्कुल इसमें दिमाग लगाने की, जोर खाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें अपन रेगुलर देखते हैं, अपने घर में होती हैं, अपने खेतों में अपन जाते हैं देखते हैं, वहां पर यही सारी प्रोसेस होती हैं, यही सारे चरण होते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बातों बातों में अपन ने ये पूरा टॉपिक क्लियर कर लिया है, अपने 2 नंबर पक्के कर लिए हैं। हाँ फ्रेंड्स, इसमें अपने राजस्थान की प्रमुख फसलों के बारे में भी है, तो उसका जो वीडियो वो मैंने अपलोड कर दिया है, तो वो आप लोगों को पहले देख लेना चाहिए, आपका पूरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है यहीं पर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पढ़ाया हुआ पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो क्या करना है आपको, तो आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, वीडियो पर कमेंट्स करने हैं अच्छे अच्छे, चैनल को दिल खोल कर शेयर और सब्सक्राइब करना है। लाइट नहीं है, थोड़ा अंधेरा है, उसके लिए आप सभी से माफी मांगती हूँ, लेकिन आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।